हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका को। और ये फरवरी 2021 का संस्करण है। और देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पिछले एक साल का प्रतियोगिता दर्पण को कवर कर रखा है। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप वो सारे वीडियोज़ को मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में पहला टॉपिक है आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम। पहला टॉपिक है वर्ष 2020 में संसद की बैठकों की संख्या अब तक की सबसे कम 33 ही रही। देखिए, हुआ यूं कि कोरोना वायरस के कारण पूरे वर्ष में केवल 33 बैठक ही संपन्न हो सकी। इवन देखा जाए तो बजट सत्र को भी अपने निर्धारित समय से कुछ पहले ही समाप्त करना पड़ा था। मानसून सत्र जो कि जुलाई में होता था, वो सितंबर के मध्य में शुरू हुआ और इसे भी केवल 10 दिन में ही समाप्त करना पड़ा। देखिए, इस सत्र में देखा जाए तो आपको कृषि श्रम से संबंधित जो महत्वपूर्ण लेकिन जो विवादित विधेयक है उसको पारित करने में सरकार सफल रही थी। और बजट सत्र जो है वो जनवरी 2021 में ही आहूत किया जाएगा। ठीक है। और देखा जाए तो ये पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी हुआ है, जैसे कि 1975, 1979 और 1984 में भी विभिन्न कारण से इसे टाला जा चुका है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नई दिल्ली में संसद भवन के निकट नए त्रिभुजाकार संसद भवन के निर्माण हेतु शिलान्यास। तो देखिए, ये जो हुआ शिलान्यास, ये 10 दिसंबर 2020 को हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसके जो केंद्र सरकार का एक महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसके तहत जो प्रस्तावित नए संसद भवन का शिलान्यास किया गया है। ठीक है। अब देखा जाए शिलान्यास के लिए जो भूमि पूजन हुआ वो किए थे आचार्य श्री राघवेंद्र भट्ट ने। ठीक है। और ये आचार्य जो है वो शारदा पीठ श्रृंगेरी द्वारा शीतला माता मंदिर में संचालित गुरुकुल के आचार्य हैं। ठीक है। अब देखिए, देखा जाए तो विस्टा परियोजना का जो मामला है वो भी शीर्ष अदालत में विचाराधीन होने के कारण इस पर अंतिम फैसला आने तक सभी निर्माण कार्य पर रोक सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपित किया है। ठीक है। देखिए, और इस पे जो देखा जाए तो ये जो संसद भवन का जो आधारशिला रखने के लिए केवल समारोह के लिए जो है अनुमति न्यायालय ने प्रदान की थी। ठीक है। इसलिए केवल आधारशिला रखने के लिए कार्यक्रम को 10 दिसंबर को संपन्न किया गया। ठीक है। डिजाइन बना है अहमदाबाद के मैसर्स HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसका डिजाइनिंग किया गया है। और इसका जो निर्माण कराया जा रहा है वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। ठीक है। और इसमें आगे देखते हैं तो जो लोकसभा का कक्ष होगा उसमें आपको 888 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी। फिर राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्यों की व्यवस्था होगी। और जब संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा तो इसमें 1224 सदस्य बैठ सकेंगे। ठीक है। और देखा जाए इसमें तो संसद भवन का जो निर्माण में अनुमानित लागत आ रहा है वो आ रहा है 971 करोड़ रुपए। और निर्माण पूरा करने का लक्ष्य जो रखा गया है वो है 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस की, जो कि 2022 तक। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक है 2014 से 18 की अवधि में देश में तेंदुओं की संख्या में 62.5% वृद्धि। और ये रिपोर्ट जारी की गई है वन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। देखा जाए तो 21 दिसंबर 2020 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्टेटस ऑफ लियोपर्ड्स रिपोर्ट इन इंडिया 2018 रिपोर्ट जारी की है। ठीक है। और ये तेंदुओं पर है। 2018 का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार तेंदुओं की जो कुल संख्या वो है 12,852। और न्यूनतम व अधिकतम सीमा देखा जाए तो ये 12,172 से लेकर 13,553 पाया गया है। ठीक है। और 2014 से 18 की अवधि में देश में तेंदुओं की संख्या में ये 62.5% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है। देखिए, ये 2018 में गणना किया गया था, 2014 से 18 में, लेकिन इसे पब्लिश किया गया है दिसंबर 2020 में। ठीक है। इसमें देखा जाए तो बाघ एवं तेंदुओं की संख्या के मामले में पहले 6 राज्य जो 2018 की स्थिति है उसके बारे में देखा जाए तो आपको मध्य प्रदेश लियोपर्ड मतलब जो तेंदुए हैं वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, 3421। ठीक है। और दूसरे स्थान पे आ रहा है आपको कर्नाटक में 1783 लेपर्ड है। और महाराष्ट्र जो तीसरे स्थान पर है वहाँ 1690 है। फिर तमिलनाडु चौथे स्थान पर है 868। और पांचवा है छत्तीसगढ़ 852। फिर आपको छठा आता है उत्तराखंड, यहाँ है 839। ये हुआ तेंदुओं का लिस्ट। ठीक है, कहाँ किस राज्य में कितने तेंदुए हैं। अब देखा जाए आपको बाघ जो टाइगर है
उसके बारे में देखा जाए तो बाघ भी आपको मध्य प्रदेश में ही सबसे अधिक है, वहाँ है 526। फिर कर्नाटका, ये भी दूसरे स्थान पर आपको आता है, तेंदुए में भी दूसरे स्थान पर था और बाघ में भी, और यहाँ है 524। फिर आपको आता है उत्तराखंड, उत्तराखंड में 442 है, महाराष्ट्र में 312, तमिलनाडु में 264, असम और केरल में 190। ठीक है, ये हुआ आपको बाघों की संख्या। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है असम में तिवा स्वायत्ता परिषद व बोडोलैंड स्वायत्ता परिषद के चुनाव में भाजपा को भारी सफलता। देखा जाए तो तिवा स्वायत्ता परिषद का जो चुनाव हुआ था वो 17 दिसंबर 2020 को हुआ। यहाँ जो कुल सीटें हैं वो 36 हैं, जिनमें से 33 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल कर ली और 2 सीट जो है वो असम गण परिषद ने जीता है, जो कि भाजपा का सहयोगी ही है, और 1 सीट कांग्रेस को मिला है। ठीक है, अब देखिए बोडोलैंड स्वायत्ता परिषद का, जिसे कहते हैं बीटीसी, बीटीसी में देखा जाए तो यहाँ इलेक्शन हुए थे 7 से 10 दिसंबर 2020 को और यहाँ कुल सीटें हैं 40। बोडोलैंड पीपल फ्रंट का जो सीट जीत सकी है वो है 17 सीटें और भाजपा 9 सीटों पर जीत हासिल कर सकी है। फिर यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरल देखा जाए तो यहाँ 12 सीटें जीत सकी हैं और गण सुरक्षा पार्टी व कांग्रेस 1-1 सीट जीत हासिल कर सकी। खास बात यह रही कि जो बीजेपी है वो पिछली बार मतलब 2015 में यहाँ मात्र 1 सीट ही जीत सकी थी और जो इस बार बढ़कर 9 सीट हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्वदेश निर्मित युद्धपोत हिमगिरी का जलावतरण। ठीक है, और अगर देखा जाए तो इसे 14 दिसंबर 2020 को कोलकाता में एक गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने भारतीय नौसेना के लिए एक उन्नत स्टिल्थ हिमगिरी का जलावतरण किया। और इसे देखा जाए तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो जनरल बिपिन रावत हैं वो और अन्य उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में इसका जलावतरण किया गया है उनकी धर्मपत्नी ने, जिसका नाम है श्रीमती मधुलिका रावत ने। ठीक है, इसे हुगली नदी के जल में उतारा गया है। फिर समुद्री परीक्षण के पश्चात 2023 में नौसेना में इसे शामिल किए जाने की संभावना है। और देखा जाए इसमें तो प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 युद्धपोत का निर्माण किया जाना था। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे अन्य रिपोर्ट लिखा गया है, अन्य 2 युद्धपोत हैं आपको 2024 और 2025 में इसे नौसेना को प्राप्त होने की संभावना है, इस श्रेणी के युद्धपोत प्राप्त होंगे। ठीक है, फिर देखा जाए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ये मुंबई द्वारा 4 बनाए जाएंगे, 7 बनने हैं, जिसमें से 3 बनेगा आपको गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा मुंबई में है, उसे 4 वहां से बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है पीएसएलवी की 52वीं उड़ान द्वारा संचार उपग्रह CMS-01 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण। देखिए 17 दिसंबर 2020 को श्रीहरिकोटा से स्वदेशी संचार उपग्रह CMS-01 का प्रक्षेपण PSLV C-50 के जरिए किया गया और इसको GTO में स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, इसमें जो कुल समय लगा था वो लगा था आपको 20 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, चलिए, और जुलाई 2011 में जो प्रक्षेपित है GSAT-12, जिसका कार्यकाल 12 वर्ष का था, उसी के स्थान पर ये CMS-01 ने उसका स्थान ले लिया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि बिहार में राजगीर में बनाया गया भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज। देखिए बिहार के नालंदा जिले में बना है ये ग्लास ब्रिज पुल जो है, उसको 5 पहाड़ियों के बीच इसको बनाया गया है। ठीक है, और देखिए इसका जो चौड़ाई है वो 6 फुट है और लंबाई 50 फुट है और ये 5 पहाड़ियों के बीच है और 250 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, और ऐसा पहला पुल जो बना था वो सिक्किम में बना था, पेलिंग में, और पेलिंग स्काई वॉक इसे नाम दिया गया था और ये नवंबर 2018 में पर्यटकों के लिए खुला है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना के लाभ सभी परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत PMJAY सेहत योजना शुरू किया गया है। देखिए JAY जैसे जय सेहत कह रहे हैं, इसका फुल फॉर्म होगा जन आरोग्य योजना, मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना है और 26 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ किया गया। देखा जाए तो इसमें कुल 21 लाख परिवार को लाभान्वित होने का मौका मिलेगा। इससे पूर्व देखा जाए तो जो आयुष्मान भारत योजना का लाभ है वो राज्य की निर्धनता रेखा से नीचे जो 6 लाख थे, 6 लाख परिवार
सिर्फ उन्हीं को इसका लाभ मिल सकता था, लेकिन इसके तहत कुल 21 लाख परिवारों को लाभान्वित होने का मौका मिलेगा। ठीक है, और इस योजना के तहत केवल जम्मू कश्मीर के अस्पतालों तक ही नहीं, बल्कि देश के हजारों सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का लाभ दे सकेगा। और ये दोनों योजना जो है वो साथ साथ चलेंगी। ठीक है, प्रधानमंत्री जय सेहत योजना और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है फोर्ब्स 2020 विश्व की सर्वाधिक 100 शक्तिशाली महिला। तो वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल 100 वुमेन्स अगर देखा जाए, जो फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट है, वो दिसंबर 2020 में जारी किया गया है। इसमें पहले स्थान पर है एंजेला मर्केल, जो कि है जर्मनी की चांसलर। फिर आपको देखा जाए क्रिस्टिना लेगार्ड, जो कि फ्रांस के हैं और ये यूरोपीय केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष भी हैं। तीसरे स्थान पर है कमला हैरिस, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने वाली है। फिर आपको चौथे स्थान पर है उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है और ये जर्मनी की रहने वाली है। और अगर देखा जाए इसमें आपको एंजेला मर्केल के बारे में, तो विगत 17 वर्षों में, मतलब 2004 से, जब से ये शुरू हुआ है 2004 से, उस समय से 17 वर्षों में मात्र 3 बार छोड़कर ये 10 बार लगातार फोर्ब्स की सूची में शामिल हुई है नंबर 1 पे। और वो 3 बार कब शामिल नहीं हुई है, तो वो हुई है 2004 में। ठीक है, फिर आपको 2005 में और 2010 में, और 10 के बाद लगातार एंजेला मर्केल शीर्ष स्थान पर ही रही हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है आपको विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं में जो भारत की 3 महिलाएं हैं। पहले स्थान पे आती हैं भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। फिर दूसरे स्थान पे हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा, जो कि सीईओ और ईडी हैं HCL इंटरप्राइजेस के। ठीक है, फिर तीसरे स्थान पे है किरण मजूमदार शॉ, जो कि संस्थापक और CMD हैं बायोकॉन की। देखा जाए रोशनी नाडर के बारे में, तो रोशनी नाडर जो है वो HCL के संस्थापक जो चेयरमैन है शिव नाडर, उनकी इकलौती संतान है। फिर देखा जाए किरण मजूमदार शॉ के बारे में, तो बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र की बेंगलुरु स्थित एक कंपनी है बायोकॉन, उसकी चेयरमैन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है देश में सबसे कम उम्र की महापौर, जिसे कहते हैं मेयर। ठीक है, सबसे कम उम्र की मेयर है और ये मात्र 21 वर्ष की है। तिरुवनंतपुरम की रहने वाली है और इसका नाम है आर्या राजेंद्रन। ऑल सेंटर्स कॉलेज में ये BSc की द्वितीय वर्ष की छात्रा है। ठीक है, और ये माकपा की ओर से खड़ी होती है। ठीक है, माकपा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए। नेक्स्ट है भारतीय थल सेना में उप प्रमुख के अब 3 पद। तो देखा जाए तो दिसंबर 2020 में एक नया पद बनाया गया है, जिसका नाम है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और इसका कार्य जो होगा वो होगा सैन्य अभियानों, सैन्य खुफिया, सामरिक नियोजन व लॉजिस्टिक परिचालन के दायित्व संभालने के लिए इसे बनाया गया है। और देखा जाए तो ये तीसरा उप प्रमुख बनेगा सामरिक थल सेना का, वो बनेगा जनरल परमजीत सिंह। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आभासी जलवायु शिखर सम्मेलन। देखिए ये जो आभासी जो वर्चुअल रूप से शिखर सम्मेलन हुआ है, ये 12 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया। जलवायु शिखर सम्मेलन जिसे कहते हैं क्लाइमेट एम्बिशन समिट, इसका नाम जो है वो राष्ट्रीय संघ ब्रिटेन और फ्रांस की संयुक्त मेजबानी में इसका किया गया। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा। तो इन्होंने कहा कि भारत निर्धारित लक्ष्य को बल्कि उससे कहीं अधिक प्राप्त करे। भारत ने 2005 में जो उत्सर्जन की तीव्रता है उसमें 21% की कमी की है। फिर सौर ऊर्जा क्षमता जो 2014 में थी वो 2.63 गीगावाट से बढ़ाकर 2020 में 36 गीगावाट हो गई है और 2022 तक 175 गीगावाट करने का लक्ष्य है भारत का। और बाइडेन की घोषणा देखा जाए, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल के पहले ही दिन अमेरिका पेरिस समझौते से पुनः जुड़ेगा। हुआ यूं था कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप ने, उसने अपने कार्यकाल में 4 नवंबर 2020 को पेरिस समझौते से हट गए थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना था कि वर्ष 2025 तक इससे 25 लाख अमेरिकियों की नौकरी चली जाएंगी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है मोरक्को व इजराइल के बीच राजनयिक संबंध हेतु सहमति। तो देखा जाए तो अफ्रीकी देश है मोरक्को, उसने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने में सहमत हुआ है। देखिए
व्हाइट हाउस से दिसंबर 2020 में जारी एक बयान के अनुसार जो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और जो मोरक्को के राजा हैं मोहम्मद सिक्स, वो इजराइल से पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने के साथ साथ क्षेत्रीय शांति के लिए आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग भी बढ़ाएगा। और इसे पहले देखा जाए अगर तो इजराइल ने यूएई के साथ, फिर आपको बहरीन के साथ और फिर आपको सूडान के साथ, इन लोगों के साथ भी अपना राजनयिक संबंध को सुधारने की सहमति पर इसने हस्ताक्षर कर रखा है। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है उज्बेकिस्तान के साथ भारत की आभासी शिखर वार्ता। देखा जाए तो ये 11 दिसंबर 2020 को वर्चुअल तरीके से शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, ठीक है, और भारत की ओर से अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने की थी। देखा जाए तो दोनों देशों के बीच $1 अरब का द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयासों पर बल दोनों पक्षों ने दिया है। उसके बाद देखा जाए तो उज्बेकिस्तान में सड़क निर्माण, सीवेज उपचार, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 4 विकास परियोजना के लिए भारत द्वारा दी जाने वाली जो $448 मिलियन का ऋण है उसको मंजूरी की पुष्टि भी भारत ने की है, ठीक है। फिर देखा जाए तो सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में जो बढ़ते हुए आपसी सहयोग है उस पर संतोष व्यक्त करते हुए इन क्षेत्रों में G2G जिसे कहते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, फिर B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस संबंध के विस्तार पर दोनों ने बल दिया है, ठीक है। फिर देखा जाए पारस्परिक सहयोग के जो 9 विभिन्न समझौते हैं उस समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट देखें हम लोग। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन के देशों के लिए भारत का सिनेमा स्कोप कार्यक्रम। देखिए ये 12 दिसंबर 2020 को चीन में भारतीय राजदूत जो है विक्रम मिस्री और संघाई के सहयोग संगठन की जो महासचिव हैं व्लादिमीर नोरोव ने बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास परिसर में एक कार्यक्रम को संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। अब इसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक भारतीय फिल्म को रूसी भाषा में पहले डब किया गया और वहां पर इसको मासिक आधार पर दिसंबर 2023 तक, ठीक है, दिसंबर 2023 तक इसको प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें श्रृंखला का जो शुरुआत किया गया है तो वो किया गया है 3 इडियट्स के साथ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चीन का चांग-ई 5 मिशन। तो 23 नवंबर 2020 को प्रक्षेपित किया गया था चांग-ई 5 को, ठीक है, और इसका कार्य जो है संपन्न हो गया और ये 16 दिसंबर 2020 को धरती पर वापस लौट गया। धरती पर वापस लौटा है ये कुल 1731 ग्राम के जो चट्टान के नमूने हैं उसे लेकर वापस धरती पर लौटा है, ठीक है। 1 दिसंबर 2020 को ये चंद्रमा की फार साइड में जो सतह है उस पर उतरा और चीन चंद्रमा की सतह से जो चट्टान लाया है वो ऐसा तीसरा देश बन गया। इससे पहले किसने किया था ये? तो अमेरिका और रशिया ने किया था। और अभी जो ये चंद्रमा से वापस आया है लेकर, तो ये 44 वर्ष बाद ही किसी मिशन के तहत चंद्रमा से मिट्टी के नमूने आए हैं, ठीक है। इसमें 44 साल लग गए। पिछली बार आया था 1976 में, ठीक है, और ये आया था लूना 24 के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई पहले के आकलन से 3 फुट अधिक। तो देखिए पहले जो विश्व भर में स्वीकार्य था वो था 8848 मीटर, जिसे कहते हैं 29,028 फुट, ठीक है। और ताजा आकलन किया गया है उसमें हो गया है 8848.86 मीटर, यानी कि 8848.86 मीटर अब ताजा आकलन के अनुसार एवरेस्ट की ऊंचाई है, जो कि फिट में अगर देखा जाए तो वो है 29,031.69 फुट और इसमें 3 फीट की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। देखिए एवरेस्ट शिखर का जो ताजा आकलन है वो इस बार चीन और नेपाल के द्वारा हुआ है। पिछली बार जो ये आकलन हुआ था वो हुआ था सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 1954 में, ठीक है। यानी ये जो आंकड़ा दिया गया था ये सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया था 1954 में और इसे विश्व भर में मान्य था। इसके अलावा भी बहुत से देश हैं जो अलग अलग मान्य रखे थे, लेकिन मेनली यही पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए। नेक्स्ट है 6 वर्ष में रियुगु क्षुद्र ग्रह की मिट्टी लेकर लौटा जापान का हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान। देखिए हुआ यूं कि 5 दिसंबर 2020 को
रियुगु क्षुद्र ग्रह की सतह से मिट्टी के नमूने के साथ पृथ्वी पर वापस लौटा है, हायाबुसा 2। और देखिए, ये जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, जाक्सा के द्वारा भेजा गया था इसे 3 दिसंबर 2014 को। ठीक है। और रियुगु जो क्षुद्र ग्रह है वो पृथ्वी से 18 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। और लगभग लगभग देखा जाए तो 100 ग्राम सैंपल युक्त जो कैप्सूल है वो 5 दिसंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया के वुमेरा शहर के निकट उतारा गया है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चीन के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गाओफेन 14 का प्रक्षेपण। तो देखिए, ये हुआ 6 दिसंबर 2020 को, जो कि पृथ्वी के एकदम एकदम सटीक निगरानी के लिए बनाया गया है। इस चीन ने एक अत्याधुनिक उन्नत किस्म का एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाया है जिसका नाम है गाओफेन 14, और इसको पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया है। और देखिए, सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के जरिए इसे भेजा गया है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है रूस द्वारा अपने सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट अंगारा A5 का दूसरा परीक्षण। ये 14 दिसंबर 2020 को रूस ने अंगारा A5 का सफल परीक्षण किया, और ये जो है सबसे हैवी लिफ्ट रॉकेट है। 24.5 टन वजन वाला पेलोड को 200 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा और 5.4 टन वजन वाले पेलोड को भू स्थानांतरण कक्षा, जिसे GTU कहते हैं, वहां स्थापित करने की क्षमता रखता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अमेरिका का आर्टेमिस मिशन। तो देखिए, ये वर्ष 2024 में 5 दशक के अंतराल के बाद अमेरिका जो है वो चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को उतारेगा। ठीक है। और इस मिशन का नाम दिया गया है आर्टेमिस मिशन। ठीक है। और देखिए, इसको 3 चरण में कंप्लीट किया जाएगा। पहला चरण होगा आर्टेमिस 1 जो 2021 में प्रक्षेपण होगा, और इसमें केवल अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर भेजा जाएगा, इसमें यात्री नहीं होंगे। ठीक है। फिर दूसरा चरण आएगा आर्टेमिस 2 का, वो अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की कक्षा में भेजा जाएगा। और तीसरे चरण जो आर्टेमिस 3 होगा, उसमें अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा की सतह पर कदम रखेंगे। ठीक है। अब देखिए, 14 दिसंबर 1972 को जिन सर्नर और हैरिसन स्मिथ ने अपोलो 17 से चंद्रमा पर कदम रखा था, और ये आखिरी बार था। ठीक है। उसके बाद नहीं रखा है चंद्रमा पर कदम किसी मनुष्य ने। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय मूल के अंतरिक्ष विज्ञानी राजाचारी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्पेसएक्स की तीसरी उड़ान में अंतरिक्ष यात्री होंगे। ठीक है। देखिए, स्पेसएक्स के जो तीसरी उड़ान होगा वो 2021 के मध्य में होगा, और भारतीय मूल के जो अमरीकी हैं अंतरिक्ष विज्ञानी, जिनका नाम है राजा जॉन वुरपतुर-चारी, ये एक्चुअली देखा जाए तो अमेरिका की वायुसेना में कर्नल रहे हैं। ठीक है। और ये उन 3 अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल है। कहने का मतलब ये है कि जो तीसरी उड़ान होगी स्पेसएक्स की, उसमें 3 अंतरिक्ष यात्री होंगे। उन तीनों में से एक होंगे राजा जॉन वुरपतुर-चारी। ठीक है। और ISS के लिए जो स्पेसएक्स की जो दूसरी उड़ान होगी वो 20 मार्च 2021 को नियोजित है। ठीक है। और स्पेसएक्स के जो मालिक हैं वो हैं एलन मस्क। और इसमें एक चीज और देखा जाए तो जो नासा का 2024 का मिशन है चंद्रमा का, जिसको आर्टेमिस मिशन कहा गया, आर्टेमिस टीम में आपको एक अंतरिक्ष यात्री होंगे राजा चारी। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है कि भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य। तो 1 जनवरी 2021 को भारत और साथ ही साथ आपको नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और कीनिया भी 2021-22 के लिए जो 2 वर्ष का कार्यकाल होगा उसके लिए अस्थायी सदस्य बनाया गया है। भारत ये 8वीं बार अस्थायी सदस्य बन रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है मानव विकास रिपोर्ट 2020, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। तो देखा जाए ये 16 दिसंबर 2020 को UNDP के द्वारा जारी किया गया है, मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके द्वारा ये जारी किया गया है। सूचकांक में देखा जाए तो मानव विकास के 3 बुनियादी पहलू को औसत उपलब्धि को मापता है। पहला है आपको जीवन प्रत्याशा, दूसरा शिक्षा, और तीसरा प्रति व्यक्ति आय। इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपको कुल 189 देशों को शामिल किया गया है, और इसमें भारत का स्थान रहा है 131वां। देखा जाए तो जो सबसे हाईएस्ट मार्क रहा है वो रहा है 1 मान। ठीक है। और भारत 131वें स्थान पर है 0.645 मान के साथ। और देखा जाए पहला 4 देश, तो पहले स्थान पे आया है नॉर्वे जिसको है 0.957, फिर स्विट्जरलैंड,
तीसरे स्थान पर आपको आयरलैंड। एक्चुअली देखा जाए तो दूसरा और तीसरा जो स्थान है वो 2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि इन दोनों के बीच में टाई है, दोनों का पॉइंट इक्वल है, इसलिए दोनों दूसरे स्थान पर है, स्विट्जरलैंड भी और आयरलैंड भी। उसी तरह से आपको हांगकांग और आइसलैंड दोनों का मान समान है, इसलिए दोनों चौथे स्थान पर है, हांगकांग और आइसलैंड। ठीक है, फिर आपको अंतिम 3 स्थान पर देखा जाए तो 187वें स्थान पर है चैड 0.398 पॉइंट के साथ। फिर 188वें स्थान पर है केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, उसका मान है 0.397। और सबसे आखिरी स्थान पर जो आता है HDI रिपोर्ट में वो है आपको नाइजर 0.394, इसका मान दिया गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत व बांग्लादेश के बीच आभासी शिखर वार्ता। देखिए 17 दिसंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्चुअल माध्यम से एक वार्ता की। दोनों पक्षों ने संयुक्त सीमा सम्मेलन की बैठक इच्छामती, कालंदी, रमगोल और हड़ियाभंगा नदियों की भूखंड के नक्शे तैयार किए जा सके। ठीक है, देखिए हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग हुआ, फिर उच्च प्रभावी वाली जो सामुदायिक विकास परियोजनाओं में कार्यान्वयन के लिए भारतीय अनुदान सहायता संबंधी समझौता हुआ, फिर सीमा पर हाथी के संरक्षण संबंधी प्रोटोकॉल हुए, फिर कचरे या जो ठोस अपशिष्ट है उससे निपटान सुधार के लिए समझौता हुआ, फिर आपको कृषि क्षेत्र में सहयोग, पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान स्मारक संग्रहालय, फिर ढाका और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के बीच समझौता, और भारत और बांग्लादेश CEO फोरम संबंधित समझौता, ये सारे वार्ता में शामिल हुए। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को वार्ता में शामिल किया गया था भारत बांग्लादेश के बीच आभासी शिखर वार्ता में। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है कि भारत और वियतनाम आभासी शिखर बैठक। ठीक है, ये भी आपको आभासी रूप में हुआ है, यानी वर्चुअल रूप से हुआ है। ये 21 दिसंबर 2020 को हुआ है, जिसमें भारत की ओर से श्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की, फिर वियतनाम की ओर से प्रधानमंत्री गुएन स्वान फुक ने अध्यक्षता की। ठीक है, शिखर सम्मेलन के दौरान शांति, समृद्धि और लोगों के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण दस्तावेज को अपनाया गया है। तो रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, सतत ऊर्जा, न्यूक्लियर पावर, पेट्रोकेमिकल्स और कैंसर के इलाज के क्षेत्रों में सहयोग और कुल 9 सही समझौते इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, संयुक्त दृष्टिकोण को लागू करने के लिए 2021 से 23 अवधि की कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। देखा जाए तो 2020-21 की जो चौथी द्वैमासिक मौद्रिक नीति है उसमें रेपो दर सहित प्रमुख बैंकिंग दरें अपरिवर्तित। देखिए तो दिसंबर 2020 के अंत की जो स्थिति देखा जाए बैंकिंग दरों की, तो आपको बैंक रेट जिसे कहते हैं बैंक दर वो है 4.25%। फिर सीमांत स्थायी सुविधा जिसे MSF कहते हैं वो है 4.25%। फिर आपको CRR जिसे कहते हैं नकद आरक्षण अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो वो है अभी 3%। फिर SLR जिसे कहते हैं संवैधानिक तरलता अनुपात वो है 18%। फिर रेपो रेट है आपकी 4% और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कराड़ जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द। तो देखिए 7 दिसंबर 2020 को जो कामकाज के पश्चात महाराष्ट्र स्थित जो कराड़ जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस RBI ने रद्द किया। इसमें कारण क्या था? तो ये वित्तीय अनियमितताओं के चलते प्रतिबंध रिजर्व बैंक ने लगाए थे। ठीक है, और बैंक बंद होने से इस बैंक के जो जमाकर्ता हैं जो कि 1961 के निक्षेप बीमा प्रत्यक्ष गारंटी अधिनियम के तहत अधिकतम 5 लाख की राशि वापस प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, पहले एक्चुअली ये 1-1 लाख की राशि थी, लेकिन अब इसे 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लक्षद्वीप पूर्णतः जैविकीय कृषि वाला पहला केंद्र शासित क्षेत्र। लक्षद्वीप में जो भी कृषि कार्य होते हैं वो सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल के बिना ही संपन्न होते हैं। ठीक है, इससे पूर्व सिक्किम को पूर्णतः जैविक खेती वाला राज्य जनवरी 2016 में घोषित किया गया था। और देखा जाए तो यहाँ 8 लाख नारियल के वृक्ष मौजूद हैं, जिससे प्रति साल मतलब हर वर्ष
11 करोड़ से अधिक नारियल प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ब्रिटिश थिंक टैंक रिपोर्ट। और इसे देखा जाए तो 26 दिसंबर 2020 को ब्रिटेन की थिंक टैंक है द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, जिसे कहते हैं CEBR, इसने अपनी रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो कोरोना के कारण भारत बुरी तरह प्रभावित हुआ। ठीक है, भारत क्या हुआ था कि पहले तो ब्रिटेन को पछाड़ के 5वें स्थान पर आया था। कोरोना के बाद ये अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात आ रही है, ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें स्थान पर आ गया था। लेकिन कोरोना से जो बुरी तरह प्रभावित होने के कारण 2020 में ये पुनः भारत जो है ब्रिटेन के पीछे हो गया है और ये 6ठे स्थान पर चला गया है। ऐसा संभावना बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा। ठीक है, चलिए, और इसका मानना यह है कि भारत जो है पुनः 5वें स्थान पर आएगा। कब आएगा? तो ये 2025 में आएगा। ठीक है, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था जो है फिर जर्मनी को पीछे छोड़ेगा और वो छोड़ेगा 2027 में। और भारतीय अर्थव्यवस्था जापान को कब पीछे छोड़ेगा? तो वो छोड़ेगा 2030 में। ठीक है, और ये अनुमान लगाया गया है ब्रिटिश थिंक टैंक रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, अब देखिए, चीन जो है वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। कब बनेगा? तो ये बनेगा 2028 में, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि ADB का दिसंबर 2020 का ताजा अनुमान के अनुसार 2020-21 में भारत की GDP में सिकुड़न आई है। ये कितना है? तो ये है 8%, मतलब 8% का अनुमान लगाया गया सिकुड़न का। सिकुड़न का मतलब इसे ये समझिए, जिसे कहते हैं कि वृद्धि हुआ। ठीक है, और अगर उसमें माइनस कर दिया जाए, जैसे कि 8% अगर मान लीजिए वृद्धि हुआ, ठीक है, तो ये वृद्धि दिखाया जाएगा। लेकिन अगर -8% होगा तो ये सिकुड़न होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि देश की पहली चालक रहित मेट्रो रेल का दिल्ली मेट्रो के तहत परिचालन। तो देखिए, ये 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसे हरी झंडी दिखाई। ये मजेंटा लाइन पे चलेगी, जनकपुरी पश्चिम से बोटेनिकल गार्डन नोएडा की ओर, और ये कुल 37 किलोमीटर रूट मार्ग पर चलेगी। ठीक है, और दूसरी कब शुरू होगी? तो वो होगी पिंक लाइन पर 57 किलोमीटर के रूट मार्ग पर, जो कि मई जून 2021 में शुरू होगी। ठीक है, और अगर दोनों लाइन शुरू हो जाए तो दोनों लाइन को जो अगर जोड़ दिया जाए दूरी को, तो वो कुल होता है 97 किलोमीटर। ठीक है, और ये विश्व में जो चालक रहित कुल मेट्रो का नेटवर्क है उसका 9% के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए 2025 तक 25 से अधिक शहरों में मेट्रो का लगभग 1700 किलोमीटर नेटवर्क होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2020-21 की चौथी तिमाही में जो लघु बचतों पर ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ये मुख्यतः डाकघर के बारे में बता रहा है। ठीक है, मुख्यतः डाकघर के माध्यम से की जाने वाली जो लघु बचत है उसके ब्याज दरों का निर्धारण प्रत्येक तिमाही के आधार पर सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये जनवरी से मार्च 2021 के दौरान अगर देखा जाए तो लघु बचतों पर जो ब्याज दरें हैं, जैसे कि बचत खाते पर है आपको 4%, फिर आपको 1 वर्षीय सावधि जमा हो, 2 वर्षीय सावधि जमा हो या 3 वर्षीय सावधि जमा हो, इस पे आपको मिलेगा 5.5%। तो ये तो हो गया 3 वर्ष का सावधि जमा तक। फिर अगर देखा जाए 5 वर्षीय सावधि जमा तो उस पे आपको मिलेगा 6.7%। फिर 5 वर्ष का अगर रेकरिंग अकाउंट देखा जाए उस पे आपको मिलेगा 5.8%। और 5 वर्षीय जो वरिष्ठ नागरिक का बचत योजना है उस पे आपको मिलेगा 7.4%। फिर आपको 5 वर्ष का जो मासिक आय योजना है वो है आपको 6.6%। फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो PPF है उसके तहत 7.1%। और किसान विकास पत्र, जिसमें किसान विकास पत्र की परिपक्वता अवधि 124 माह रहेगी, वो है 6.9%। ठीक है, फिर सुकन्या समृद्धि योजना उसमें आपको 7.6% और राष्ट्रीय बचत पत्र में 6.8%। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म करने वाला 7वां राज्य। तो देखिए, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार उड़ीसा कारोबार सुगमता सुधार करने वाला देश का 7वां राज्य दिसंबर 2020 में हो गया है। इससे
खुले बाजार में उधारियों के जरिए 1429 करोड़ की अतिरिक्त संसाधन जुटाने की पात्रता इसने हासिल कर ली है। और वो 6 अन्य राज्य अगर देखा जाए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म करने वाला पहले से है, तो वो है आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना। ठीक है। अब देखिए, कोविड-19 महामारी से जो उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए राज्यों को उनके ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 2% तक अतिरिक्त उधारियां जुटाने की अनुमति सरकार ने 17 मई 2020 को प्रदान की है। इसमें अगर देखा जाए, पहला आपको वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था कार्यान्वयन, दूसरा है कारोबारी सुगमता सुधार, और फिर तीसरा है शहरी स्थानीय निकाय यूटिलिटी सुधार, और चौथा आता है विद्युत क्षेत्र सुधार। ठीक है, इन 4 क्षेत्रों में आधा भाग आता है। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार का विभिन्न एजेंसियों का ताजा आकलन। देखिए, विभिन्न एजेंसियों के द्वारा भारत के जीडीपी सिकुड़न का आकलन दिसंबर 2020 में जारी किया गया। ठीक है, यहाँ सिकुड़न का मतलब जैसे वृद्धि हुआ तो ये नेगेटिव वृद्धि हुआ। ठीक है, ऋणात्मक वृद्धि। चलिए अब देखा जाए तो जो दिसंबर 2020 में अनुमान लगाया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, ये 7.5% अनुमान लगाया गया है। फिर आपको अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है स्टैंडर्ड एंड पुअर, जिसे हम लोग कहते हैं S&P, उसने 7.7% का सिकुड़न का अनुमान लगाया है। फिर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर और वित्तीय सेवा कंपनी गोल्डमैन सैक्स, उसने 10.3% मतलब 10.3% का अनुमान लगाया है, और ये नवंबर में इसका अनुमान लगाया है। ठीक है। फिर आपको क्रिसिल, इसने अनुमान लगाया है 7.7%, दिसंबर 2020 में अनुमान लगाया है, और ये सिकुड़न है। ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसी मूडीज है, उसने भी 10.8% का सिकुड़न का अनुमान लगाया है, और ये नवंबर में जारी इसने अपनी रिपोर्ट में कहा है। फिर देखिए, अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है फिच रेटिंग्स, इसने भी भारत में 9.5% जीडीपी में सिकुड़न का अनुमान लगाया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच की बैठक, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का बैठक, और इस वर्ष का जो सालाना बैठक है वो 25 से 28 मई 2021 को सिंगापुर में होगी। और इससे पहले अगर इस वार्षिक बैठक को देखा जाए तो हर वर्ष ये जनवरी में होता था, स्विट्जरलैंड में, दावोस में। ठीक है। लेकिन कोविड-19 महामारी के दबाव में इसको इस बार यूरोप के बाहर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, और इसे 25 से 28 मई 2021 में सिंगापुर में होगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में FDI अंतर प्रवाह के स्रोत। देखिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020-21 की जो पहली छमाही है, अप्रैल सितंबर 2020 में भारत में जो विदेशी निवेश आए हैं वो सर्वाधिक आई है सिंगापुर से। कितना? तो 8.301 अरब डॉलर। ठीक है। फिर आपको दूसरा स्थान पे आता है अमेरिका, वहां से आया है 7.123 अरब डॉलर। फिर आपको तीसरा आया है केमैन द्वीप समूह से 2.103 अरब डॉलर। फिर चौथे स्थान पे है आपको मॉरिशस 2.003 अरब डॉलर। एक्चुअली मॉरिशस दूसरे स्थान पे था, अब ये खिसक के चौथे स्थान पे चला गया। ठीक है। फिर देखिए, आपको नीदरलैंड से आया है 1.498 अरब डॉलर। इसी तरह से अगर कुल FDI देखा जाए तो भारत के पास आया है 30.004 अरब डॉलर। ठीक है। और अब अगर देखा जाए क्षेत्र के बारे में कि जो किस क्षेत्र से सबसे अधिक FDI भारत आया है, तो वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की तरफ से, वहां आया है 17.65 अरब डॉलर। फिर आपको सेवा क्षेत्र में आपको आ गया वित्तीय, बैंकिंग, बीमा, गैर वित्तीय व्यापारिक सेवाएं, आउटसोर्सिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट और कुरियर सेवाएं। ठीक है। यहां से 2.25 अरब डॉलर का FDI आया है। ठीक है। फिर देखिए, राज्यों में किस राज्य ने सबसे अधिक FDI को रिसीव किया है, तो उसमें आपको आता है गुजरात में 16.005 अरब डॉलर। फिर दूसरे स्थान पर कर्नाटका, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, और चौथे स्थान पर दिल्ली रही है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट।
तो देखिए सत्र 2020-21 के लिए जो फिक्की के अध्यक्ष बने हैं वो है उदय शंकर। ठीक है, फिर आपको 2020-21 के लिए जो फिक्की के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है वो है संजीव मेहता, और ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन सह प्रबंधक निदेशक होंगे। देखिए यहाँ पर 2021-21 लिखा गया, इसको हम पीडीएफ में ठीक कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी 2021 आ गया है, एक्चुअली ये भी 2020-21 के लिए फिक्की के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं सुब्रकांत पांडे, और ये इंडिया मेटल्स एंड फेरो एलॉज लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक। ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने थे संजीव मेहता और वाइस प्रेसिडेंट सुब्रकांत पांडे। चलिए नेक्स्ट है आपको एसोचेम के नए अध्यक्ष। तो एसोचेम के नए अध्यक्ष बने हैं विनीत अग्रवाल, और ये ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक हैं। फिर आपको देखा जाए जनता दल यूनाइटेड के यानी जेडीयू के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो है रामचंद्र प्रसाद सिंह। फिर आपको अंतरिक्ष आयोग के चेयरमैन के कार्यकाल में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हुई है, और ये कौन है, तो ये है के सिवान। अंतरिक्ष आयोग के चेयरमैन है के सिवान। फिर आपको देखा जाए सीआईएस नए महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट आता है सीमा सड़क संगठन जिसे कहते हैं बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके नए महानिदेशक हैं राजीव चौधरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। और नेक्स्ट देखा जाए तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो बने हैं वो है सुनीत शर्मा। फिर आपको कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंधक निदेशक पद पर नियुक्त हुए हैं उदय कोटक। ठीक है, अब देखिए 8 उच्च न्यायालयों में जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, पहले आपको है स्थानांतरित किए गए 4 मुख्य न्यायाधीश, और फिर आपको आएगा मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत किए गए न्यायाधीश। मतलब ये हुआ जो ट्रांसफर किए गए 4 न्यायाधीश है, और ये हो गया आपको जिसको प्रमोशन करके मुख्य न्यायाधीश बनाया गया न्यायाधीश से। ठीक है, चलिए स्थानांतरित किए गए जो मुख्य न्यायाधीश का लिस्ट देखा जाए तो उसमें उत्तराखंड उच्च न्यायालय में बने हैं न्यायमूर्ति आर.एस. चौहान। ठीक है, फिर आपको मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में आए हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक। फिर सिक्किम उच्च न्यायालय में आए हैं न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी। फिर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में आए हैं न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी। अगर मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत मतलब कि जिसको प्रमोट किया गया, प्रमोशन दिया गया, उसमें मद्रास उच्च न्यायालय में आए हैं न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी। फिर आपको उड़ीसा उच्च न्यायालय में आए हैं न्यायमूर्ति डॉक्टर एस मुरलीधर, और तेलंगाना उच्च न्यायालय में आए हैं न्यायमूर्ति हिमा कोहली। फिर जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय में आए हैं न्यायमूर्ति पंकज मित्तल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग पुरस्कार और सम्मान की ओर, जिसमें पहला है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020। तो देखिए इसके जो विजेता हैं वो है राजकमल झा। उपन्यास है द सिटी एंड द सी। इस उपन्यास में आपको निर्भया हत्याकांड पे आधारित ये पुस्तक है। ठीक है, द सिटी एंड द सी। और इस पुरस्कार के जो विजेता है उसको दिया जाता है $5000। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको टॉपिक है श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2020। तो इसके विजेता हैं श्री रणेंद्र जो कि हिंदी के कथाकार हैं। ठीक है, और इनका जो उपन्यास है वह है ग्लोबल गांव के देवता गायब होता देश, और इसकी कविता संग्रह है थोड़ा सा स्त्री होना चाहता हूं, और कहानी संग्रह में आता है आपको रात बाकी और अन्य कहानियां। फिर आपको 56 छुरी, 72 पेज आदि शामिल है। ठीक है, और ये सभी जो लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं श्री रणेंद्र के द्वारा। ये एक हिंदी कथाकार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि अमेरिका का प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट, तो ये दिसंबर 2020 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अमेरिका का ये सैन्य सम्मान जो है वो अमेरिका सैन्य अधिकारी के अतिरिक्त अन्य देशों के उच्च सैन्य कर्मियों को और दूसरे देशों के शासन प्रमुख को इसे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड एथलेटिक्स एथलीट ऑफ द ईयर 2020। तो देखिए पहले स्थान पर रहे हैं पोल वाल्टर मोंडो डुप्लांटिस, और ये स्वीडन के हैं। फरवरी 2020 में इन्होंने 2 बार मतलब 6.17 मीटर और 6.18 मीटर इसका विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। ठीक है, फिर दूसरे स्थान पे आता है आपको यूलिमार रोजास, ये वेनेजुएला के हैं और ये मात्र 21 वर्षीय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट है फिकी के इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। तो देखिए वर्ष का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है वो है बजरंग पूनिया और एलावेनिल वेलारिवन। फिर वर्ष का जो शानदार उपलब्धि हासिल करने वाली खिलाड़ी है वो है अन्नू रानी। फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है मंजूषा कंवर को। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट पुरस्कार दिया गया है सुंदर सिंह गुर्जर और सिमरन शर्मा को। सर्वश्रेष्ठ कोच का अवार्ड दिया गया है राधा कृष्णन नायर एथलेटिक्स में। और सर्वश्रेष्ठ खेल महासंघ में आपको दिया गया है भारतीय कुश्ती महासंघ और पैरालंपिक कमेटी को। ठीक है। फिर खेल को प्रोत्साहित करने वाली जो सर्वश्रेष्ठ कंपनी है वो है टेनविक स्पोर्ट्स। और खेल को सर्वाधिक प्रोत्साहन देने वाला राज्य मध्य प्रदेश और असम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरस्कार 2020। तो देखिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर दिया गया है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो कि पोलैंड के हैं और बायर्न म्यूनिख के खिलाड़ी हैं। ठीक है। द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, पोलैंड के हैं, बायर्न म्यूनिख के खिलाड़ी हैं। ठीक है। फिर आपको देखा जाए वर्ल्ड का जो द बेस्ट फीफा विमेन प्लेयर है उसे दिया गया है लूसी ब्रॉन्ज को। लूसी ब्रॉन्ज इंग्लैंड की खिलाड़ी है। फिर देखिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कोच अगर पुरुष में देखा जाए तो वो है जुर्गन क्लॉप जर्मनी का और लिवरपूल टीम के ये कोच हैं। फिर देखिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कोच अगर महिला टीम में चुना गया है तो वो चुना है सरीना विगमैन को नीदरलैंड्स की। फिर आपको वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर तो वो है मैनुअल न्यूएयर जर्मनी का। फिर आपको वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर अगर देखी जाए तो वो है सारा बुहारी और ये फ्रांस की है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बैलन डियोर पुरस्कार 2020। तो ये कोविड-19 के कारण ये पुरस्कार को रद्द कर दिया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर 2020। तो देखिए अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने वर्ष 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट है टाइम पत्रिका की पहली किड ऑफ द ईयर। तो देखिए दिसंबर 2020 में भारतीय मूल की जो 15 वर्षीय अमेरिकी किशोरी है गीतांजलि राव उसको ये अवार्ड दिया गया है। टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर के रूप में इसे चुना गया। ठीक है। अब देखिए गीतांजलि ने प्रौद्योगिकी के उपयोग कर दूषित पेयजल से लेकर अफीम की लत और साइबर बुलिंग जैसे मुद्दों के निपटने के मामले में शानदार कार्य। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बीसीसीआई 2020 के खेल पुरस्कार। तो देखिए स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुना गया है लुइस हैमिल्टन को। ठीक है। फिर देखिए वर्ष का जो सर्वश्रेष्ठ टीम है वो है एफसी टीम और कोच ऑफ द ईयर दिया गया है जर्गन क्लॉप को। चलिए नेक्स्ट है गोल्डन फुट पुरस्कार 2020। तो गोल्डन फुट में देखा जाए तो 20 दिसंबर 2020 को मोनाको में फुटबॉल में सराहनीय प्रदर्शन के लिए इन्हें गोल्डन फुट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किन्हें किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ठीक है। और ये पुरस्कार किसी भी खिलाड़ी को उनके करियर में मात्र एक बार ही दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन के पुरस्कार 2020। तो देखिए इसमें इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के लिए दिया गया है प्रोफेसर हरि बालकृष्णन को जो कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से है। फिर आपको ह्यूमैनिटीज के लिए दिया गया है डॉक्टर प्राची देश पांडे के जो कि सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेज कोलकाता से हैं। फिर आपको लाइफ साइंस देखा जाए तो ये दिया गया है डॉक्टर राजन शंकर नारायण को सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद। तो नेक्स्ट है मैथमेटिकल साइंसेज, ये दिया गया है प्रोफेसर सौरभ चैटर्जी को जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से है। फिर आपको दिया गया है फिजिकल साइंसेज, ये दिया गया है प्रोफेसर अरिंदम घोष को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है। फिर आपको दिया गया है सोशल साइंसेज, तो ये दिया गया है प्रोफेसर राज सेठी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। तो देखिए पुरुष कैटेगरी में अगर देखा जाए तो दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? यह है विराट कोहली और इस ट्रॉफी को सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है। फिर देखा जाए दशक का सर्वश्रेष्ठ ओडीआई खिलाड़ी, तो ये भी विराट कोहली चुने गए हैं।
फिर आपको दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर चुना गया है स्टीव स्मिथ को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है। फिर आपको दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी चुना गया है राशिद खान को, अफगानिस्तान के हैं। फिर आपको दशक का सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट क्रिकेटर है काइली कोजर, जो कि स्कॉटलैंड की हैं। फिर आपको दशक में खेल भावना पुरस्कार मतलब ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑन द डिकेड, और ये दिया गया है महेंद्र सिंह धोनी को, जो कि भारत के खिलाड़ी है। फिर आपको महिला की कैटेगरी में देखा जाए तो आता है दशक का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, ODI क्रिकेटर और T20 क्रिकेटर, मतलब ये तीनों क्षेत्र में दिया गया है एलिसी पेरी को, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है। फिर दशक का सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट क्रिकेटर बने हैं कैथरीन ब्राइस, जो कि स्कॉटलैंड की हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग निधन की ओर। निधन में पहला है मोतीलाल वोरा। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, जो कि 92 ईयर्स के एज में इनका निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है आपको रुद्धम नरसिम्हा। ये पद्म भूषण पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति थे और जाने माने अंतरिक्ष विज्ञानी थे। इनका निधन 87 वर्ष की आयु में हो गया है। फिर आपको देखा जाए दिनेश्वर शर्मा, तो दिनेश्वर शर्मा जो है वो लक्षद्वीप के प्रशासक और 2015 से 17 के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो में प्रमुख रहे हैं और ये 66 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है उस्ताद देवू। तो ये पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध नृत्य कलाकार थे और 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है पाओलो रोसी। ये इटली के पूर्व स्टार फुटबॉलर हैं और इनका निधन 64 वर्ष की आयु में हो गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है गोविंदाचार्य। तो देखिए ये पद्मश्री से सम्मानित संस्कृत के प्रख्यात विद्वान वाचस्पति श्री गोविंदाचार्य थे और इनका निधन हो गया 85 वर्ष की आयु में। ठीक है। फिर देखिए मंगेश डबराल। तो मंगेश डबराल जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हिंदी कवि एवं लेखक, जो कि 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है धर्मपाल गुलाटी। तो देखिए इसको मसाला किंग के नाम से ये प्रसिद्ध है। ठीक है। और MDH के मालिक भी हैं और इनका निधन 97 वर्ष की आयु में हो गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है जॉन ली कैर, जो कि डेविड जॉन मूर कार्निवल, ठीक है, ये प्रसिद्ध ब्रिटिश उपन्यासकार थे जिनका निधन हो गया। फिर आपको देखा जाए चार्ली प्राइज। तो चार्ली प्राइज जो है वो अमेरिका के प्रसिद्ध संगीतकार, गिटार वादक और पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी थे और 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पुस्तकें। पुस्तकें में पहला है योर बेस्ट डे इज टुडे। ठीक है। और इसके लेखक हैं अनुपम खेर। योर बेस्ट डे इज टुडे। नेक्स्ट है अनफिनिश्ड अ मेमोयर। इसके लेखक है प्रियंका चोपड़ा जोन्स। फिर है द प्रेसिडेंशियल ईयर 2012 से 17 और इसके लेखक हैं प्रणब मुखर्जी। आई एम नो मसीहा, इसके लेखक हैं सोनू सूद और मीना के अय्यर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विविध। विविध में पहला है परीक्षण के दौरान स्पेसएक्स के स्टारशिप SN8 रॉकेट में विस्फोट। तो देखिए 9 दिसंबर 2020 को परीक्षण के दौरान स्टारशिप SN8 रॉकेट में विस्फोट हो गया और ये जो स्पेस कंपनी है स्पेसएक्स, उसके मालिक है एलन मस्क। ठीक है। फिर आपको 40,000 फुट की ऊंचाई तक जाने के पश्चात वापसी उतरते समय इसमें एक विस्फोट हुआ और यहाँ पे इस अंतरिक्ष ये यान में देखा जाए तो कोई भी यात्री सवार नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट है लद्दाख साहित्य महोत्सव 2020। तो देखिए 10 से 12 दिसंबर 2020 को वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है। उद्घाटन हुआ लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने किया था। ठीक है। और इसका जो थीम था महोत्सव का वो था लद्दाख एट द क्रॉस रोड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग खेलकूद की ओर, जिसमें पहला है कीनिया के कीवीबॉट कांडी हाफ मैराथन दौड़ 58 मिनट से कम समय में पूरी करने वाला विश्व का पहला धावक बना। तो देखिए 6 दिसंबर 2020 को वैलेंसिया में यानी स्पेन में
हाफ मैराथन दौड़ हुआ जो कि 21.1 किलोमीटर का था और इसमें ये 57 मिनट 32 सेकंड में पूरी कर लिया। अब देखिए वैलेंसिया हाफ मैराथन में महिला वर्ग में इथोपिया की गेंजेब दिबाबा जो कि 1 घंटा 5 मिनट 18 समय लिया। नेक्स्ट है कि भारतीय एथलेटिक्स टीम के नए मुख्य कोच बने हैं राधा कृष्णन नायर और दिसंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट टीम के चयन समिति के अध्यक्ष बने हैं चेतन शर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कोविड-19 संक्रमण के चलते इंग्लैंड की क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे के बीच में छोड़कर वापस लौटी। तो देखिए यहाँ T20 श्रृंखला और वनडे श्रृंखला दोनों खेली जानी थी, दोनों में 3-3 मैचें थी, लेकिन T20 श्रृंखला तो हो गया जो कि नवंबर 2020 में हुआ संपन्न और इसमें इंग्लैंड ने 3-0 से जीत दर्ज की। ठीक है, अब जब 3 एक दिवसीय मैच होने थे तो इस श्रृंखला जो होता वो दिसंबर में होता, लेकिन पहले एक दक्षिण अफ्रीका का टीम का खिलाड़ी और बाद में होटल के 2 स्टाफ लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, इसलिए इस टूर्नामेंट को बीच में ही रद्द कर इंग्लैंड की टीम वापस लौट गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपको न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज श्रीलंका 2020। तो देखिए नवंबर दिसंबर 2020 में ये श्रृंखला खेली गई थी जो कि 3 मैचों की T20 श्रृंखला नवंबर माह में ही न्यूजीलैंड ने 2-0 से जीत ली और दिसंबर में खेले गए 2 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड ने 2-0 से जीत ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला 2020-21। तो देखिए नवंबर 2020 जनवरी 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में 3 एक दिवसीय 3 T20 और 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली। ओडीआई श्रृंखला में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से भारत को हराया। फिर आपको ओडीआई श्रृंखला में जो प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे वो चुने गए थे स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के। फिर आपको T20 श्रृंखला आया। T20 श्रृंखला में भारत ने 2-1 से जीत हासिल की। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हार्दिक पांड्या भारत के। ठीक है, और 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में पहला टेस्ट मैच हुआ था 17 से 21 दिसंबर को एडिलेड में और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीत ली। और इसमें देखा जाए तो भारतीय टीम जो दूसरी पारी में मतलब टेस्ट क्रिकेट के ये दूसरी पारी में भारत मात्र 36 रनों पर सिमट गई और ये अभी तक का भारतीय टीम का सबसे कम स्कोर है। ठीक है, और अगर जहां तक तो डेटा आपको दिया गया है प्रतियोगिता दर्पण में, लेकिन जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस समय तक ये टेस्ट मैच की जो सीरीज है ये समाप्त हो गई है। ठीक है, और ये 4 टेस्ट मैच की सीरीज थी। ये टेस्ट सीरीज भारत ने 2-1 से जीत ली है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आईपीएल 2022 में 2 नई टीमें शामिल होने से टीमों की संख्या 10 होगी। ठीक है, और ये 15वां संस्करण होगा 2022 में आईपीएल का जिसमें 2 नई टीमें शामिल की जाएंगी। और अभी देखा जाए 2021 में तो 2021 में 8 टीमें ही रहेंगी, 2022 में जाकर ये 2 टीमें बढ़ेंगी। ठीक है, और नई जोड़ी जाने वाली जो टीम होगी वो होगी आपको अहमदाबाद और लखनऊ, ये संभावित है। फिर आपको बीसीसीआई की 79वां यानी 89th सालाना आम बैठक के लिए कुछ अन्य निर्णय लिए गए, जिसमें है कि बीसीसीआई के जो वाइस चेयरमैन नियुक्त हुए वो है राजीव शुक्ला और ये निर्विरोध चुने गए। फिर आपको आईपीएल की जो गवर्निंग काउंसिल के प्रमुख बने रहेंगे वो रहेंगे ब्रजेश पटेल। फिर आपको बीसीसीआई के जो महासचिव जैसा भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सौरव गांगुली के साथ ही भारत का प्रतिनिधि बने रहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको देखा जाए तो विश्व की सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट में विकेट कीपर की भूमिका निभाने वाले क्रिकेटर का क्रिकेट से संन्यास तो वो है पार्थिव पटेल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको फीफा रैंकिंग्स और ये 2020 के अंत तक की स्थिति दिखाई जा रही है। पुरुष के वर्ग में देखा जाए तो पहले स्थान पर रहे बेल्जियम 1780 पॉइंट्स के साथ। फिर दूसरे स्थान पे आपको फ्रांस, तीसरे पे ब्राजील, चौथे पे इंग्लैंड, पांचवें पे पुर्तगाल और भारत का स्थान है 104। ठीक है, ये फीफा की रैंकिंग है फुटबॉल में जिसमें भारत 104 स्थान पर है। फिर आपको महिला वर्ग में देखा जाए तो अमेरिका है पहले स्थान पे, जर्मनी है दूसरे स्थान पे, फ्रांस है तीसरे स्थान पे और नीदरलैंड है चौथे स्थान पे।
चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ रैंकिंग। देखा जाए तो आपको पुरुष वर्ग में पहला स्थान बेल्जियम का है, दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, तीसरा स्थान नीदरलैंड का है और चौथा स्थान भारत का है। यह है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का रैंकिंग। ठीक है। फिर महिला वर्ग के बारे में देखा जाए तो पहले स्थान पे नीदरलैंड, दूसरे पे अर्जेंटीना, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया और पांचवें पे इंग्लैंड। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है दुबई में अल हबटूर टूर्नामेंट टेनिस का। तो देखिए 12 दिसंबर 2020 को ITF सर्किट का टूर्नामेंट संपन्न हुआ और इसमें युगल खिताब विजेता थे अंकिता रैना भारत की और इकैटरिन गॉर्गेदुजे जॉर्जिया की, और उप विजेता रहे अलियोना बोल्सोवा स्पेन के और काजा जुआन स्लोवाकिया के। फिर देखा जाए 2020 की विश्व चैंपियनशिप के निर्णय के बाद दिसंबर 2020 में 2 फार्मूला 1 रेसों की संपन्न हुई। ठीक है। देखिए वर्ष 2020 में कुल फार्मूला 1 रेस जो हुए थे वो 17 हुए थे, जिसमें 15 में आपको लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटिश चालक है और ये मर्सिडीज टीम के हैं, 17 में से 15। अब बचे 2, जो कि पहला हुआ आपको 6 दिसंबर को देखा जाए तो साकिर ग्रैंड प्रिक्स मतलब बहरीन, यहाँ पे आपको रेसिंग पॉइंट के सर्जियो पेरेज विजेता रहे। फिर आपको 13 दिसंबर को अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता रहे रेडबुल के मैक्स वर्स्टापेन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और आपको मेरे वीडियोस की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। PDF अभी नहीं आई है, PDF आपको जल्द ही आ जाएंगे जब आपको क्रॉनिकल के वीडियो आ जाएंगे। ठीक है। क्रॉनिकल फरवरी 2020 के। ठीक है। दोनों को एक साथ मर्ज कर PDF जल्द ही आपको दे दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।